चलिए, तो बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करिए। जेई वालों के पास तो बहुत कम समय है और उनका पहला इम्तिहान बहुत जल्दी होने वाला है, 24 जैन। नीट वालों को ये जान के हैरानी होनी चाहिए, आपको लगता है कि दिसंबर के बाद तैयारी करेंगे, लेकिन अगर आपने दिसंबर तक पढ़ के रिवाइज़ नहीं कर लिया तो सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर आज से आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो भूल जाइए। देखो, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा लेकिन टॉप नहीं कर पाओगे, सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। रीज़न क्या है? रोज़ अगर तुम 50 नहीं कर रहे हो, विश्वास मानो तुम सिलेक्शन से भाई बहुत दूर हो, कोसों दूर। रोज़ 50 क्वेश्चन तो ज़रूरी है। ये सच है, और ये एक ऐसा सच है जो आपको तब रियलाइज़ होगा आप जिस साल आप सेलेक्ट होना चाहेंगे। मतलब लोग आते हैं तैयारी करने और लोग यहीं बूढ़े भी हो जाते हैं। मेडिकल में जेई वाले थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते, जल्दी निकल जाते हैं। 2 साल से ज़्यादा जेई का बच्चा नहीं टिकता, 2 साल 3 साल मैक्सिमम। उसके बाद उनके बेचारों के पास अटेम्प्ट भी नहीं होता। नीट वाले जुझारू होते हैं, ये रहते हैं, ये 5-5 साल रहते हैं, 10-10 साल हाँ लगे हैं, और 10-10 साल तक वो एक ही तरीके से पढ़ाई करते हैं, इसीलिए सेलेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो 10 साल की नौबत नहीं आनी चाहिए। सिलेक्शन 1 साल में होता है, विश्वास मानिए। एक ही साल में सेलेक्ट होगे, वो चाहे जो साल होगा। उसका सिंपल एक मंत्र है भैया कि यहाँ तेज बच्चा सेलेक्ट नहीं होता, डिसिप्लिन बच्चा सेलेक्ट होता है। चालाक बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है, जो रेगुलर लगा रहता है वो सिलेक्ट होता है। रेस कुछ अलग तरीके की और सोचते कुछ और है। इस एज में आदमी अपने आप को बहुत चालाक समझता है। जो एज ग्रुप है आपकी, बहुत शातिर, मेरा दिमाग बहुत चल रहा है, मैं तो कोई भी काम ऐसे 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 कर लूँगा। हाँ, लेकिन लाइफ में आदमी, तुम देखो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा रूट लंबा होता है और थोड़ा तुमको गली गली पता होती है, तुम गली 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 निकल आते हो ना, शॉर्टकट। तुम दो चीज़ बचाते हो, एक अपना फ्यूल, क्या बचाते हो? अपना फ्यूल। टाइम कहाँ बचा पाते हो? शॉर्टकट जो रास्ता तुम पकड़ते हो, गली गली में हमेशा गाड़ी धीमे चलती है, आदमी को रियलाइज़ नहीं होता। गली में गाड़ी 40 की ही चलेगी, चाहे जैसे चलाओ। चाहे तुम कभी 100 की स्पीड में ले जाओ तो कभी तुमको 10 ही की स्पीड में निकालनी होगी। लेकिन आपकी जो एक हाईवे होगा, उसमें आप गाड़ी 80 की स्पीड से एक कांस्टेंट स्पीड से ले जा सकते हो, 60 की स्पीड से एक कांस्टेंट स्पीड से ले जा सकते हो। वहाँ ब्रेकर नहीं है, आए रुक गए, आए रुक गए। एक एक स्मूथ रास्ता है। समय ज़्यादा है, पेट्रोल का खर्चा भी ज़्यादा है, दोनों समय कम लगेगा, ये भी मानिए। आपको ये ज़रूर लगता है कि शॉर्टकट से समय नहीं लगेगा, गली गली से जाने में समय लग जाता है, कभी कभी गली में ही ट्रैफिक लग जाता है। लेकिन आपने जनरली देखा होगा कि हाईवेज पे ट्रैफिक नहीं लगता है। कारण बता दे रहे हैं, वहाँ पे फ्यूल ज़्यादा लगना है, वहाँ टोल टैक्स भी लगना है, फ्यूल भी लगना है, टोल टैक्स भी लगना, खर्चा ज़्यादा है। लेकिन यार तुम्हारी राइड इतनी स्मूथ होगी ना कि उसका इम्पैक्ट तुम्हारे पास लंबे समय तक रहेगा। अब तुम एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चला के आओ और यहाँ गली में चला लो, तो तुम हमेशा एक्सप्रेस वे की बात करोगे, भाई मैं ऐसे घुमा के ले आया। तो ये रीज़न है कि सिलेक्शन में जर्नी एंजॉयबल होनी चाहिए। और जर्नी एंजॉयबल तब होती है जब आप एक पेस से चलते हैं। किसी चैप्टर में आप स्टार हैं तो किसी में कुछ नहीं, दोनों में पैरेलल नहीं है। किसी टफ चैप्टर में भी आपका पेस इतना रहना चाहिए कि बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एवरेज तक का क्वेश्चन तो निकाल लूँगा। मुझे आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं आता है ये बोलने से ज़्यादा बेहतर है कि मुझे वीक एसिड वीक बेस वाला पीएच निकालना नहीं आता है, बाकी सब आता है। कोई भी चैप्टर नहीं आता है बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए कि चैप्टर को आपने पढ़ा होता तो आपको ऐसा थोड़ा है कि सब कुछ नहीं आता। चैप्टर में एक पार्ट नहीं आता है। जब आप ये सोचना शुरू करोगे ना, तब आप सीखना शुरू करोगे। आप कैलकुलेटिव माइंड से सोच ही नहीं रहे हो। कोर्स आपका प्रोफेशनल है, पता है कि नहीं? जो नीट जेई का कोर्स होता है वो प्रोफेशनल कोर्स होता है। आपका जो पूरा करिकुलम है वो प्रोफेशनल है। और आप कितने इमोशन से तैयारी कर रहे हो, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, इसकी किडनी बेच दूंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, बुर्ज खलीफा बेच दूंगा।
नहीं, सब मिलेगा, जिंदगी में मौका मिलेगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप बहुत सोचते हो इसलिए आप कर नहीं पाते कुछ। आप चुपचाप ये करिए कि यार इतना होगा तभी कुछ होगा। समझ रहे हो? प्यार मोहब्बत से सिलेक्शन नहीं होता। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी से भी सिलेक्शन नहीं होता, विश्वास मानिए। देखिए एक बात जान लीजिए कि नफरत कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कि नफरत, मैं अगर सेलेक्ट हो जाऊंगा इसको बेइज्जत करूंगा, इसको बर्बाद करूंगा, इसको ताव दिखाऊंगा। भगवान किसी का बुरा चाहते हैं? तो भगवान चाहेंगे किसी का बुरा हो? अगर तुम उस नियत से तैयारी करोगे तो सेलेक्ट ही नहीं होगे। भगवान कहेंगे यार अभी ये अगला बन जाएगा तो पता चला इसको मार देगा इसको बेइज्जत करेगा, बेचारे कितना बुरा लगेगा। भगवान उसका बुरा चाहेंगे क्या? अगर भगवान आपका अच्छा चाहते हैं तो उसका भी अच्छा चाहते हैं। तो नियत साफ होनी चाहिए। आपके सिलेक्शन के पीछे का कारण आप होना चाहिए। जब कभी आपके सिलेक्शन के पीछे का कारण कोई और है तो आपके ऊपर इमोशन हावी है। जब तक इमोशन है तब तक तो मजा है, जब खत्म हो गया तब कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ भी नहीं अच्छी लगती, पता है कि नहीं? कि जब किसी कोई मन खराब हो जाए इंसान का किसी चीज़ से, किसी की बात से मन खराब हो जाए तो सारी चीज़ें चार्म है, ग्लैमर है। अब किसी कोई इंसान है आपको मज़ा आ रही है, अच्छा लग रहा, बहुत सोच रहे हैं, लेकिन कभी कभी उसकी बात ऐसी लग जाएगी कि आपका सारा चार्म ही खत्म हो जाएगा। फिर वो बगल मर भी जाए तो पता नहीं चलता। जानते हैं ना? नहीं जानते? लाइफ में होता है, एक टाइम आता है समझ में सब आ जाता है। तो अभी आप जो चार्म और डायलेमा लेकर के बैठे हैं, इमोशन लेकर के बैठे हैं, विश्वास मानिए 4 महीने के लिए किनारे रखिए। जो आपका करियर है, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके साथ में जो आपको मिल सकती है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया पे काम कीजिए। मतलब अगर मेरे 35 क्वेश्चन फिजिक्स में सही होंगे तो ही मुझे सीट मिलेगी, तो मैं 40 के लिए पढ़ूंगा, राइट? अपने को रिस्क नहीं लेना है। अपने को काम ऐसे करना है कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, मुझे 600 लाने हैं, मैं दिन भर रात भर बायो पढ़ता हूं कितनी भी अच्छी बायो पढ़ लोगे तो 50 ही सही करोगे, लेकिन अगर उतना ही उसका 50% एफर्ट तुम फिजिक्स में दे दोगे तो कम से कम 30 सही हो जाएंगे। बात सही है कि नहीं? बायो अगर तुम थोड़ा सा मेंटेन भी रखोगे तो 70 से 80 के बीच में आओगे। समझ रहे हो? बायो को 85 सही करने की नियत से तैयारी करी जाती है, 90 के लिए नहीं। यही गलती है। बायो को जैसे ऐसे ही मैथ्स वाले होते हैं तो दिन भर मैथ लगा रहे हैं, उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा है, बस मैथ। उनको ऐसा फील आ रहा है कि बड़ा काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ ये काम करना है कि मेरे लिए तीनों ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों पे ही पैरेलल टाइम देना है। ज़्यादा नहीं दे सकते तो कम भी नहीं देना है, बराबरी में। जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को 4 हिस्से में बांटिए, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी। इसी तरह मैथ्स वाले अपना भाई मैथ्स वाले मैथ्स केमिस्ट्री और फिजिक्स तक ही रहे हो, तीनों सब्जेक्ट में पैरेलल दें। केमिस्ट्री तो इन लोगों के लिए वरदान है, जेई वालों के लिए केमिस्ट्री बायो है। विश्वास मानिए आप सबसे ज़्यादा दुआ देंगे हमको जब आप पेपर देके आएंगे। होता है ना, केमिस्ट्री आपका, आप कहीं पे फंसोगे तो केमिस्ट्री मदद कर देगी। केमिस्ट्री में आपको बहुत एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन आपके लिए आसान है। अगर आप वाकई में मैथ्स और फिजिक्स के एस्पिरेंट हैं, आपको 99% अपना एफर्ट देना चाहिए फिजिक्स पे। जेई में सबसे ज़्यादा बंदा फंसता है फिजिक्स में, मैथ्स बायो में भी, नीट में भी सबसे ज़्यादा बंदा फंसता है फिजिक्स में। तो आप फिजिक्स कठिन है इसलिए फिजिक्स में मन नहीं है, नहीं। आपका टीचर यार प्रशांत सर जितना अवेलेबल इंसान, जितना मतलब आप अगर जीरो तो पूछ लो तो बता दें, तो बहुत मुश्किल है। आपको फिजिक्स में जो चीज़ नहीं आती आप जब लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको नहीं आता है, ये नहीं आता, वो नहीं आता है। एक्चुअल प्रॉब्लम यही है कि आप लगाना नहीं चाहते और हमेशा सही करना चाहते हो। फिजिक्स पे ध्यान दीजिए, अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, बुक्स को पढ़िए, ये सोच करके नहीं कि मुझे सब आता है, ये सोच के करिए कि मैं सीखने बैठा हूँ। आपकी मॉड्यूल इतनी शानदार है, आप अपनी मॉड्यूल को अगर देखते होंगे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि 32-34 साल का पेपर उठा करके देख लीजिए, कोई क्वेश्चन जो आपकी मॉड्यूल में ना हो तो बताइएगा, कोई टॉपिक, कोई ट्रेंड आपकी मॉड्यूल में ना हो तो बताइएगा, है कि नहीं?
अगर आपने देखा है आपकी नोट्स, आपकी मॉड्यूल अगर आपने कम से कम 30 बार 40 बार पढ़ ली और क्वेश्चंस लगा लिए, आपको कोई रोक नहीं सकता है। सिलेक्शन रुकेगा आपके कामचोरी से। वहां कोई ऐसा नहीं बैठा है कि जो नहीं चाहता है कि इनका हो उनका ना हो। उनको पता भी नहीं होता कि किसकी OMR शीट है। समझ रहे हैं? सबसे कम भ्रष्टाचार कहीं है तो यही है। तो ये बिल्कुल विश्वास मानिए कि नीट जेई एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें करप्शन बहुत मिनिमल है। मैं ना नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको सीट मिल जाएगी और आपको एम्स तक सीट मिल जाएगी, IIT तक सीट मिल जाएगी। इतना मिनिमल करप्शन है। तो आप इत्मीनान से सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दीजिए। जो सीट आपको चाहिए उस सीट की क्राइटेरिया को देखिए, पढ़िए। बहुत बहुत लाइफ में बहुत मुश्किल से और बहुत कम लोग ही जा पाते हैं, याद रखना। 2 चीज़ें लाइफ में सीख जाओगे, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि तुम ठोकर खाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात मानो और उसको अप्लाई करो अपनी लाइफ में। ठोकर खा के सीखना। अभी एक बच्ची का एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत बहुत प्यारी बच्ची थी, हमारे यहाँ पे 9th में थी। उसका नाम विदुषी था, तो लॉरेटो में पढ़ती है। तो बहुत बहुत ही ज़्यादा अवेयर्ड पेरेंट थे, बहुत ज़्यादा। उन्होंने बिल्कुल टाइमली जो है 8th में हमारे यहाँ एडमिशन कराया बच्चे का। AISEE में जो सिलेक्शंस थे उसमें उस बच्ची के वो बच्ची हमारे पास आई थी 1.5 महीनों के लिए। मतलब जो उसका एडमिशन हुआ था उसके 1.5 महीने बाद ही एंट्रेंस एग्ज़ाम होने थे सैनिक स्कूल के और AISEE की। बहुत छोटी बच्ची है, इसलिए बता रहे हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो इसको 1.5 महीने में इतना ग्रो किया उसने। और केवल अपनी मक्कारी के चक्कर में, कि बच्चे होते हैं ना नटखट थोड़े से, तो बोर हो जाते हैं क्वेश्चन करते करते। कट ऑफ था 98 मार्क्स का, उस बच्चे के 92 आए थे जस्ट 1.5 महीने में। बच्चे को इतना ग्रो किया, क्वेश्चंस करा, पूरे पूरे दिन यहाँ बैठी रहती थी। अगर आप लोगों में से बच्चों ने देखा होगा तो देखे होंगे। वो आती थी पूरे दिन यहाँ स्पेंड करती थी। वो ब्रेक पे जाती थी और आधे घंटे 1 घंटे में फिर घर से आ जाती थी। 1.5 महीने में 1 साल का कोर्स कवर कराना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। 92 मार्क्स आए और वो दोबारा से भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बैठने वाली थी। लेकिन वही है कि हमें हमेशा ये लगता है कि हमें मौका मिलेगा, लेकिन याद रखिए लाइफ में मौका मिलता एक बार है, लगता कई बार है। आपको समझ नहीं आया होगा ये बात। आपको हर बार लगेगा कि अगली साल मैं कर लूँगा, इस साल मैं कर लूँगा, आपको लगते रह जाएगा, होगा नहीं। लाइफ में मौका एक बार मिलता है, ये आपको रियलाइज हो जाएगा जब आप झेल जाओगे। लोग कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। सवेरा एक ही बार होगा जिंदगी में, याद रखना। और विश्वास मानो, तुमको मैं यही दिखाऊंगा कि अगर तुमने मक्कारी करी 1-2 साल, जो भी चल रहा है, उसके बाद तुमको खाली ये प्रिटेंड कराते रहोगे, यार मैं तो बहुत सही हूं, मैं इस बार निकाल लूंगा, उस बार निकाल लूंगा, बस सोचते रह जाओगे। एक बार पूरी एनर्जी से कोशिश करिए। जितना रह जाती है तैयारी, नहीं होता है, अगली बार उससे ज़्यादा एनर्जी से काम करिए और सिलेक्शन लेकर के निकल जाइए। और अगर आप ये यहाँ पे खुशी मनाने, इत्मीनान करने और ओनर आंटी से बात करने और बगल वाले पड़ोसी से रिश्तेदारी करने के चक्कर में फंसे, तो 8-8 साल यही लोगों के बीच में गुजर जाता है। मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम प्रिंस है, मतलब प्रिंस बुलाते हैं हम लोग। आप विश्वास नहीं मानेंगे, अभी मैं पिछले लास्ट ईयर वो आया था फिर से नीट देने। आपको लगता है 29-30 साल एज चली जाएगी? हमसे पहले से तैयारी के लिए आया था और उसको वो सिर्फ ये प्रिटेंड कराता है कि उसका तो हो जाएगा। मेरे साथ का तैयारी किया हुआ, मतलब मेरे से पहले वो तैयारी में उतरा था और तैयारी छोड़ के उसने सब कुछ किया। पढ़ने में बहुत अच्छा था, आपको विश्वास मनाते हैं, पढ़ने में बहुत शार्प माइंडेड था। जो काम लोग 40 सेकंड में करते थे तो 15-20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। पता है प्रॉब्लम कहाँ आई? एक्यूरेसी में। उसको यही तो डायलेमा रह गया उसके अंदर कि वो तो एक बार में क्रैक कर लेगा। और उसने अपनी एनर्जी लगाई फिटनेस में। मतलब हम लोग मॉर्निंग बैच जा रहे हैं, नहीं मैं इवनिंग बैच में जाऊंगा, वो जिम जा रहा है। आप समझिए पूरी एनर्जी कहाँ डाइवर्ट कर दी, जिम में। या जो नहीं, जिम इज नॉट द रीजन, व्हाट आई एम सेइंग, आई वांट टू से, आप समझ नहीं पा रहे कि वो एक बार डिस्ट्रैक्शन आया
तो जब एनर्जी आपने एक तरफ दे दी भैया, पूरी एनर्जी के बाद तो हो नहीं रहा, आधी एनर्जी तुम जिम में लगा रहे हो। अब जिम से आ रहा, बॉडी अच्छी बन रही थी यार, कपड़े भी अच्छे खरीदने होंगे, कट्स वर्ट्स में चाहिए, फिर एक डिस्ट्रैक्शन भैया, अगले को मॉल जाना, अगले कपड़े खरीदने, अगले को ये करना है। तो ये चीजें आपका नुकसान करेंगी तगड़ा। जो करने आए हो वो पालो, उसके बाद जो करना है करो। नियम एक ही है लाइफ में, नियम एक ही है। अच्छा आपको मैं बताऊं, मेरे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, किसी का बढ़िया एकदम सिक्स पैक बना हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं आपको बताऊं, मेरे पेट निकले हुए हैं, मैं ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन जिंदगी में आज वो अपॉर्चुनिटी मिली है कि लोग मेरा पेट नहीं देख रहे हैं कि सावंत का पेट निकला हुआ है। विश्वास मानिए, क्योंकि मेरे पास और सारी चीजें हैं, मेरे पास बहुत कुछ है उसके अलावा, और लोगों को सिर्फ फिटनेस नहीं चाहिए। गलत कह रहे हैं? तो लाइफ में आपके पास जब कुछ देने को होगा तो आपकी 2-3 कमियां लोग नजरअंदाज कर देंगे, ये सच है ना। मिस यूनिवर्स जानते हैं कि नहीं? कौन थी, क्या नाम थी इंडिया की? कौन सी हीरोइन? नहीं, वो तो मिस वर्ल्ड थी ना। अरे ये एक बहुत खूबसूरत सी हीरोइन थी ना, लंबी लंबी सी, शाहरुख खान के साथ मैहूना में थी, वो टीचर बन, सुष्मिता सेन। आपको पता है 65-68 साल का वो नीरव मोदी, उनसे दोस्ती उनकी। मतलब मेरी आप बात समझे, आप मेरी बात नहीं समझ पाए। ये फिटनेस कुछ काम नहीं आएगी अगर आपके पास करियर नहीं है। अच्छा, एक से एक दिल्ली में मैंने एक से एक स्मार्ट, एक से एक हैंडसम ड्राइवर देखे ओला चलाते, सच बता रहा हूँ। तो अभी लाइफ में लो, करियर बना लो तो सब कुछ मिलेगा। यही नहीं मिल गया ना, यही गया ना, ये चेहरे की खूबसूरती कब गिर जाएगी पता नहीं चलेगा। विश्वास मानिए, बहुत बहुत प्यारे से, बहुत आराम से। पता है आपको, पता है एक चीज मैं जिंदगी में बताऊंगा, सिर्फ 100 चैप्टर पढ़ के सेलेक्ट हो जा रहे हो 1 करोड़ की सीट। जस्ट 100 चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिए, आप 1 करोड़ की सीट ले जा रहे हो। और लोग कितने कितने वो करते हैं, आपने देखा होगा कि यूपीएससी, मैं तो मतलब ऐसे हाथ जोड़ लूं, मैं उसका सिलेबस सुनता हूं तो पता ही नहीं चलता कि शुरू कहां से खत्म होगा कि नहीं होगा। कोई दायरा नहीं है, कोई दायरा नहीं है स्टेबिलिटी का। यहां तो इंटरव्यू भी नहीं होता, होता है? नहीं होता, पता है ना। वहां सेलेक्ट होने के बाद, नंबर आने के बाद भी धक 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 कर रहा है, निकल ना जाए। क्या करना है यार, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद करना है यूपीएससी भी कर लेना, होगा होगा, नहीं होगा तो कौन सा नौकरी जा रही है। स्टेबिलिटी देखो, अच्छा अच्छा काम करो, अच्छे टाइम पे एंट्री मारो, तो जब निकलोगे तो और जवान रहोगे। आज के टाइम पे सिलेक्शन से ज़्यादा फर्क पड़ता है लोगों को कि कितनी जल्दी सिलेक्शन लिया। अब की रेस बदल गई है। हमारे टाइम पे जब सिलेक्शन हो जाता तब से लड़का जवान हो जाता था, आपके टाइम पे ये होता है कि निकला कितनी जवानी में। सच में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट कि आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालते किसके लिए हैं। तो पॉइंट नंबर 1, फॉर गैसियस आइसोलेटेड एटम ओनली। इन ग्राउंड स्टेट, let it define for one more atom is gram atomic weight। डेफिनेशन लिखिए। It
is the minimum amount of energy required to remove most loosely bonded valence electron from one mole of an isolated gaseous atom in its ground state। ठीक है, चलो जैसे मान लीजिए ये है न्यूक्लियस, तो पहली, दूसरी, तीसरी, या आप कह सकते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल में ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी को निकालना है, और इसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट एनर्जी इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। नोट कर लीजिए। वन चलिए, जैसे ये कोई न्यूट्रल गैसियस एटम है और आपने दिया आयनाइजेशन एंथैल्पी लगाई और आपको क्या मिला, दिस इज IE1। ठीक है, ये जो एनर्जी लगी ये है मान लीजिए +x किलो जूल। ठीक है, अब ये क्या हो गई, ये कौन सी एनर्जी हो गई, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, एनर्जी लगा रहे हैं ना, तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, मतलब रिएक्शन कैसी है, तो कहेंगे एंडोथर्मिक। कैसी है, एंडोथर्मिक है। चलिए अब बात करते हैं अपन कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नंबर 1, सबसे पहली बात आती है नंबर ऑफ शेल्स। तो नंबर ऑफ शेल्स जितने ज्यादा उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल, या आप कह सकते हैं एटॉमिक साइज। चलिए, अगला इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऐसी को और क्या कहते हैं, इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव। ये अलग है, इधर से मत मान लेना। पता चला घर जाकर बता रहे हैं कि 1/this नहीं। हाँ, हम जानते हैं बहुत तेज है हमारे बच्चे। हाँ, स्क्रीनिंग में कर, इसीलिए मैं खुद ही डाउट क्लियर कर देता हूँ। हो गया। चलिए अब ये वाली बात बताते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड। इसके अलावा कोई भी सिचुएशन होती है इंटरमीडिएट सिचुएशन, उसमें स्टेबिलिटी कम होती है। तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और एग्जैक्टली फुलफिल्ड में क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी।
ठीक है, आगे बढ़े। डन, चल नेक्स्ट देखिए। चलिए अब देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस में। सबसे पहले देखिए एक तरफ फुलफिल्ड और कैसे होते हैं दूसरे हाफ फिल्ड, और इसके बीच में क्या होता है इंटरमीडिएट सिचुएशन। फुलफिल्ड सब्सटेंस या हाफ फिल्ड सब्सटेंस लाइक NH2 P सब्सटेंस में 6 होने चाहिए, B में 10 होने चाहिए। तो दिस इज, इनमें भी लीस्ट स्टेबल ये है, और ये वाला क्या है, दिस इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, समझ आ गया। इधर आते हैं, हाफ फिल्ड लाइक P3 D5, ठीक है, मोस्ट स्टेबल than neighboring elements than अड़ोस पड़ोस। मतलब कंपैरिजन हमेशा अड़ोस पड़ोस वालों से होता है। मोस्ट स्टेबल देन अड़ोस पड़ोस से, मतलब नेबरिंग एलिमेंट्स। किससे? तो कंपैरिजन हमेशा किससे होता है? अड़ोस पड़ोस से। समझ आई मेरी बात? चलिए तो नेचर ऑफ सबशेल, मतलब किसी भी शेल के अंदर, विद इन शेल। अब कई सबशेल हो सकते हैं, लाइक S हो सकती है, P हो सकती है, D हो सकती है, F हो सकती है। डिपेंड करता है शेल का नंबर कौन सा है, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, राइट। चलिए, तो यहाँ पर भी, यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, लाइक 3S 3P, 3S और 3P कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो 3S वाला ज़्यादा स्टेबल है। बात समझ में आई? एनायन एंथैल्पी लाइक एग्जांपल के तौर पर देखिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया, 3S1 3S2 क्या, और जब आप एल्यूमिनियम लेते हैं तो 3P1 3S2 3P1, राइट। तो इसमें किसकी एनायन एंथैल्पी ज़्यादा होगी? वो है मैग्नीशियम वाले की। बस समझ में? एग्जांपल के तौर पर एक दिखा देता हूँ, लाइक कहीं पर दिखाया 4F1 4D1, कुछ एलिमेंट्स हैं उनके बारे में कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। चलिए, ऑर्डर ऑफ आयनेशन एंथैल्पी क्या होगा? तो कहेंगे सर 4S ज्यादा 4P से। यहाँ एग्जांपल में भी आया तो गया, समझ आया? एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं लिखूं, मेरे पास स्पेस है, मैं यहाँ लिख दे रहा। एक एग्जांपल है 4F1 5D1 6P1 और 7S1। एग्जाम में क्वेश्चन आया, which release electron easily। गुड क्वेश्चन। F वाला क्या होता है? 1 2 3 4, अरे नाम बोलो इसे। 4F1 या 7S1? नहीं सर, 7S1 सही बात, सबसे बाहर से तो गुड। इसने थोड़ा सा बाहर निकल के सोचा। ये SPDF देख रही थी, वो नंबर ऑफ शेल भी देख रही थी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो पहली चीज़ तो सबसे पहले होता है नंबर ऑफ शेल। तो नंबर ऑफ शेल जितना ज़्यादा, शील्डिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा, दिस विल रिलीज इलेक्ट्रॉन इजीली। तो ऑर्डर कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि ये 7 शेल का है, ये 6 का, ये 5 का, ये 4 का,
यहाँ पर एफ डी पी एस देखने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले शेल दिखा हुआ है। रिलीज इलेक्ट्रॉन इजली का क्या मतलब है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा कम कम, क्या बात समझे? आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम, इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से निकलेगा। देख रहे हैं, शब्द का फेर है। बच्चे सोच रहे हैं कि ये पढ़ाया नहीं, पूछ लिया है। चल, ये सब चीजें तब आती है जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, ऐसे ना देखो। समझ रहे हो? अभी तो बेटा जिंदगी में बहुत अजूबे दिखाएंगे हम तुमको। अभी तुम एक ही में फैन हो गए। In a period like lithium, beryllium, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन नहीं लिखेंगे। बेटवा ऑर्डर बताओ, जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्योंकि नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। हाँ, क्या ये सच है? तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद समझ में आएगा। दिस इज 2s1, 1s2, 2s1, this is 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4 and 2p5। एक बात अपन लोगों ने पढ़ी थी कि एग्जैक्टली हाफ फील्ड या एग्जैक्टली फुलफिल कंडीशन में जो भी स्पीसीज होगी वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगी, पढ़ी थी ना? तो जरा ये देखो, 2p3 p एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया ना, ये 2p2 है या 2p4 है, या तो 2p3 हो या तो 2p6 हो, ज्यादा स्टेबल। अच्छा, ज्यादा स्टेबल किससे? इससे या अपने अड़ोसी पड़ोसी से? तो कंपैरिजन हमेशा अड़ोस पड़ोस वालों से होता है। अक्सर बच्चे पागल हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ वाला ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। एक तो ट्रेंड ये अच्छा था। यहाँ देखिए 2s1, 2s2, 2p1, कहाँ कंपैरिजन हमेशा अड़ोस पड़ोस से। कोई दिक्कत? और जनरल ट्रेंड क्या होता है? जनरल ट्रेंड क्या होता है? बढ़ेगा। क्या होता है? बढ़ेगा। तो यहाँ पे वही रहेगा, यहाँ पे वही रहेगा। अब देखते हैं तो नया ऑर्डर बना क्या, देखिए। तो जनरली क्या होता है? लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर दो एक्सेप्शन है, नोट कर लीजिए। अब बनाओ ना, नया ऑर्डर बनाओ। अच्छा, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, कोई दिक्कत है ना? उसके बाद नाइट्रोजन की ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीजन की कार्बन। गुड, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा अड़ोस पड़ोस, ये इनके पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी हैं। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पड़ोसी वाला रिश्ते की पड़ोसी पड़ोसी हैं, तो इनसे कंपेयर है क्या? नहीं। चलो, अच्छी बात है, समझ आ रहा है बच्चों को। अब बेरिलियम लिखेगी बोरॉन, लिथियम लिखेगी बोरॉन, बोरॉन। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन हमेशा इनसे ही अच्छे, इनसे ही अच्छे हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ा है कि ये इनसे कमजोर है। अब करिए। अच्छा, नियॉन क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि जनरली नोबल गैस की आयनाइजेशन एंथैल्पी 0 होती है, और अगर तुमको करना पड़े कभी खुदा ना खास्ता तो सबसे ज्यादा होगी। हाँ? सोचो, किया कार्डेशियन से तुमको शादी करनी हो, एक तो ऐसे ही नहीं करती ये लोग, नहीं जानते कार्डेशियंस होती है, मॉडल है ना सब,
विदेश में, अच्छा अच्छा नहीं जानते तुम लोग? सर जानते हैं काइली जेनर काइली जेनर एनर ये सब सब एक ही खानदान की हैं। हाँ पता है ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन थेरेपी। हाँ बेटा हम भी कॉलेज जा सीखे। विश्वास मानिए मैंने इंस्टाग्राम ढंग से चलाना शुरू किया था मेडिकल कॉलेज में। सच बता रहे, पहले अपन को लगता था यार ये क्या बेकार सी चीज है यार, मतलब कोई किसी को देख नहीं सकता है। ज्यादातर तो लोग प्राइवेट होते थे, मतलब मेरे खुद के 10 फॉलोवर मैं अपना अकाउंट प्राइवेट करके बैठा था। मतलब इंस्टाग्राम पे अलग फोबिया चल रहा है, सब एक दूसरे से कह रहे मैं क्यों फॉलो रिक्वेस्ट भेजूं, मैं क्यों भेजूं, हाँ? और कहीं कोई तुमको अनजान फॉलो रिक्वेस्ट भेज दिया तो एक्सेप्ट कर लोगे, तो तुम नहीं भेजोगे, कहोगे यार अपन ने यार ऐसे थोड़े किसी को मुंह लगा लेंगे। अभी एक दिन मेरे पास पता नहीं कौन सी लड़की थी, उसकी रिक्वेस्ट आई तो मैंने एक्सेप्ट नहीं करी, तो मैसेज रिक्वेस्ट आई, मतलब उसमें क्या ऑप्शन है मैसेज रिक्वेस्ट, उसमें हाय लिखा। आज तक मैं देख रहा हूँ, मतलब मैं खुश हूँ यार, अपन भी किसी को रिजेक्ट कर दिया, समझ रहे? मतलब मैसेज में लिखा हाय और मैंने एक्सेप्ट नहीं करी रिक्वेस्ट। तुम सोचो ना कि कोई लड़का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करे तो कितना बेटा वही तो मैं बता रहा हूँ कि अपन रिस्क ही नहीं लेना चाहते, ठीक है? तो ये सही है, मतलब जिसको जानते नहीं उससे बात ही नहीं करनी, समझ रहे हैं? यही सही तरीका है? पता चला लड़की के नाम पे एंजल प्रियंक नाम पे पता नहीं कौन सा निकल जाए लड़का, रिचार्ज करा ले हमसे, तो मैं रिस्क नहीं लेता। शादी हो जाती है। ये देखो तो वो अगली चीज यही लाएगा। किससे शादी हो गई? नीचे बांग्लादेश वो है तो तुम्हारी बुआ के यहाँ? अच्छा तुम्हारे गांव में हुआ है। इंस्टाग्राम शादी हो। चलो सब ये सब बात नहीं अपन पढ़ेंगे अभी। जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक नहीं देखना। चलो आंसर बता दो इसी बात पे। क्यों? बताओ यार, ये सब लिख क्यों रहे हो? आंसर बताओ। सबसे ज्यादा किसकी? क्या? चलो कुछ तो सही बताए। आगे बताओ आगे। सर इसमें भी वही होगा। बताओ तो। इलेक्ट्रॉन तुम लोग चाहते हो कि यार क्वेश्चन दिखे तुमसे आंसर हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तब तुमको पता चलेगा भैया कि वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है कि 2 इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा मक्कारी कम करो। तो क्या हो गया? दिस इज 3s1, 3s2, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5 एंड 3p6। तो सबसे ज्यादा तो इसकी, उसके बाद 3p4, 5 है, 4 है, 3 है। तो ये तो सही है, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। फिर इधर ही रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। तो मतलब ऑर्डर बन गया लाइक आर्गन, क्लोरीन, इसके बाद फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम और फिर सोडियम। ठीक है? ठीक है, चलिए देखिए पॉइंट लिखिए। ऑन मूविंग right in a period, on moving right in a period, ionization enthalpy increases in effective nuclear charge and when
सबसे ज़्यादा किसका होगा? नोबल गैस। हाँ, नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? हो गया? हो गया। ठीक है, चलिए लिखिए। अगला पॉइंट लिखें, इन अ ग्रुप। ठीक है, हेडिंग डालिए, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। लिखिए, फॉर यूनिपॉजिटिव गैसियस एटम्स। तो जाहिर सी बात है, यूनिपॉजिटिव गैसियस एटम होता क्या है? आयन ही तो होता है, राइट? लाइक ए पॉइंट लिखिए, second ionization enthalpy is always greater than first ionization enthalpy. Note clear. चलिए यहाँ एक एग्जांपल समझा देता हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ इसका एग्जांपल, इधर देख लेना। लाइक नाइट्रोजन था 1s2 2s2 2p 3 है ना, ये तो 5 के साथ। ठीक है, तो मान लीजिए इसकी IE1 x किलो जूल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन से N प्लस बना होगा, और फिर से ये दिस इज I1, फिर N प्लस 2 IE2, मान लीजिए ये फिर y किलो जूल। तो आंसर क्या होगा? y किलो जूल इज ऑलवेज ग्रेटर देन x किलो जूल। कौन सी एनर्जी ज़्यादा होगी? ये होगी। नोट कर लीजिए।
बात समझ में आ गई ना? अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, 1s2 2s2 2p2 ये तो लिखूंगा। और इसकी लिखनी हो तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। हो गया? बस समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़े। हेडिंग डालिए सक्सेसिव आयनाइजेशन। जैसे मान लीजिए ये था और ये बना A+, फिर ये बना A++, फिर ये A, तो ये हो गए तुम्हारे IE1 IE2 IE3 और ये IE4। तो एक बात याद रखना, हमेशा IE4 ज़्यादा होगा IE3 से, IE2 से, IE1, हमेशा ऑलवेज। जनरल ट्रेंड, ठीक है। जैसे मान लो कभी लिख के आ गया कि A था और इससे आपने बनाया A+2G, तो यहाँ पर दो आयनाइजेशन एंथैल्पी हुई है, देख रहे हैं? A से A+ हुआ होगा, A+ से A2+ होगा। यहाँ पर टोटल एनर्जी पता है कितनी एनर्जी होगी, बताइए? IE1 + IE2 कर लीजिए। क्या टाइम हो रहा है? चलिए ठीक, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन लिखिए। द क्वेश्चन इज द फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम आर 130 and 470 किलोजूल पर मोल। The present amount of energy required to convert 2.4 mg of magnesium into Mg+2 is। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। बता पाएंगे? हमेशा याद है। चलिए देखते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी या टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल मैग्नीशियम आयन इज, तो कहेंगे इतने को जोड़ दीजिए, 130 + 470 600 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब अगर 1 मोल मैग्नीशियम का क्या मतलब है, वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम में होता है। तो मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट 24 होता है इसका। जैसे मैग्नीशियम की बात करते हैं तो वेट अपॉन वेट क्या हो गया,
ठीक है ये देखिए अपने को ये पता है ये 24 है, ये कितना होगा तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 24 इज इक्वल टू 24, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ मैग्नीशियम। इसका मतलब अपन ने जो 24 ग्राम मैग्नीशियम लिया था तो वो उसको एनर्जी लगी थी 600 किलो जूल। कितनी लगी थी? तो 24 ग्राम मैग्नीशियम ने कितनी एनर्जी रिक्वायर कंज्यूम करी? इतनी। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन आ रहा है 2.4 ग्राम कितना, ये तो है। तो ठीक है, अगर मुझे ये पता है कि नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। पहले हमको दिया है 2.4 ग्राम मैग्नीशियम दिया है और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है 24। ये नंबर ऑफ मोल आपको पूछना है मैग्नीशियम का कितना होगा, तो भैया ये काटोगे 1/10, नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 1/10। दोनों साइड से डिवाइड कर दो, दोनों साइड को एक ही साइड डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब 2.4 ग्राम बोलो या फिर आप बोलो 1/10 या फिर 0.1 मोल। हाँ, कितनी एनर्जी चाहिए इसको, कितनी एनर्जी चाहिए तो लिख लेंगे 24 के लिए इतना, 2.4 के लिए कितना, 180 का एनर्जी का 10 ना, तो क्या करेंगे 600 डिवाइडेड मतलब इंटू 1/10 कर लो, आंसर आ जाएगा 60 किलो जूल पर, सॉरी 60 किलो जूल लिखो ना, बस आंसर आ गया। पर मोल तो नहीं लिखेंगे ना क्योंकि एक मोल थोड़ा है, 0.1 मोल है। ठीक है, तो एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं समझ आया? टाइम बता देना मुझे 5:38। ठीक है, चलिए फाइनेंशियल थेरेपी मैंने आपको समझा दी, इसकी कई सारे एप्लीकेशन हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसका क्वेश्चन। ठीक है।